जब आम के पेड़ों पर बौर आते हैं और गर्म हवा चलती है। लेकिन आज मौसम दिसंबर जैसा ठंडा था। तेज बारिश ने बरवाड़ी गांव की गलियों को कीचड़ में बदल दिया था। गांव के बीचों बीच कल्लू चाय वाले की छोटी सी दुकान थी। टीन की छत पर बारिश की बूंदें ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई हजारों कंकड़ फेंक रहा हो। अंदर पीली लालटेन टिमटिमा रही थी और दुकान में 4 आदमी बैठे हुए थे। अरे भाई, ये कैसा मौसम आ गया है हमारे गांव के ऊपर आज। अप्रैल के महीने में ऐसी तूफानी बारिश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। तू मौसम की बात कर रहा है रतन? मेरा तो पूरा नुकसान हो गया। सुबह तक जो गेहूं धूप में सूख रहा था, अब सब पानी में भीग कर सड़ने वाला है। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल और घबरा रहा है। मेरा काम भी कई दिनों से बंद पड़ा है, कोई औजार बनवाने तक नहीं आ रहा। और मेरा हाल सुनो तुम लोग, घर पर मैच लगाकर आया था। सोचा था चाय पीते पीते मजे से क्रिकेट देखूंगा, लेकिन बिजली ने तो पूरा मजा खराब कर दिया। तीनों की बातें सुनकर कुछ पल के लिए माहौल हल्का हुआ, लेकिन दुकान के कोने में बैठे रामशरण काका अब भी बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखें दुकान के बाहर घने अंधेरे में किसी अनजानी चीज को देख रही थीं। काका, आप इतने समय से चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हैं? आपकी खामोशी देखकर दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा है। जब अप्रैल के महीने में आसमान इस तरह बिना वजह रोने लगे बेटा, तब समझ लेना चाहिए कि किसी की दर्द भरी आह ऊपर तक पहुंच चुकी है। काका, आपकी बातें सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ रही है। साफ साफ बताइए ना, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं हम लोगों से? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह बारिश साधारण नहीं है। यह पानी नहीं, किसी अधूरे हिसाब का इशारा लग रहा है मुझे। इतना कहकर रामशरण काका फिर से चुप हो गए। तभी जोरदार बिजली चमकी। कुछ सेकंड के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में डूब गया और फिर सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावने अंधेरे में समा गया। करीब 1 घंटे बाद बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट अब दूर कहीं सुनाई दे रही थी। कल्लू चाय वाले की दुकान के बाहर अब सिर्फ छप्पर से टपकते पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। चलो भाई, अब मुझे निकलना चाहिए। घर वाली मेरा इंतजार करते करते परेशान हो रही होगी और बच्चे भी शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ, मैं भी अब चलता हूँ। सुबह मंडी जाकर देखना है कि बारिश ने मेरी फसल का कितना नुकसान किया है। मैं भी देर नहीं कर सकता अब। घर पर बूढ़ी माँ अकेली है और बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डरती है। तुम सब लोग संभल कर जाना बेटा। आज की रात साधारण नहीं लग रही है। रास्ते में किसी भी अनजानी चीज से बचकर रहना। रतन अपने घर की तरफ मुड़ गया। देवा दूसरी गली में चला गया। फकीरा भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अब उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ रामशरण काका अकेले रह गए थे। उनकी पुरानी लाठी की आवाज थक 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 अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। तभी अचानक सामने वाले मोड़ पर एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। बिजली चमकी और उस रोशनी में काका ने उस आदमी को पहचान लिया। अरे मोहन बेटा, तुम यहाँ इस अंधेरी रात में अकेले क्या कर रहे हो? और आज चाय की दुकान पर भी दिखाई नहीं दिए थे। मोहन भीग चुका था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से रो रहा हो। काका, आज मेरा दिल बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला भी मेरी तकलीफ देखकर रो रहा हो इस बारिश में। क्या हुआ बेटा? तू इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा है? घर में सब ठीक है ना, या फिर कोई नई मुसीबत आ गई? काका, आज मैं चौधरी हरिराम के पास गया था। उसने मेरे हाथों से अपनी हवेली के सारे दरवाजे बनवाए थे। हाँ बेटा, मुझे याद है। तूने कई दिनों तक मेहनत करके उसका बड़ा काम पूरा किया था। 3 महीने हो गए काका, लेकिन उसने अब तक 1 पैसा नहीं दिया। आज जब मांगा तो उसने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। क्या कहा उसने तुमसे? इतनी मेहनत के बाद भी पैसे देने से मना कर दिया उस लालची आदमी ने? उसने कहा, जा जो करना है कर ले, मेरे पास तेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मोहन की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिजली की चमक में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। बेटा, तू इतना मत रो। ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। काका, मेरी घरवाली बहुत बीमार है।
डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी शहर नहीं ले गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। हे भगवान, कितना पैसा चाहिए इलाज के लिए? साफ साफ बता बेटा, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। काका, 1.5 लाख रुपए चाहिए। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए तो यह सपना जैसा पैसा है। रामशरण काका कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। कल सुबह मेरे घर आ जाना बेटा, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े, लेकिन तेरी घरवाली का इलाज जरूर करवाऊंगा। काका, आप सच कह रहे हैं ना? आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बेटा? इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो फिर जीने का क्या मतलब रह जाता है? मोहन की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने हवा को और ठंडा कर दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं काका। काश इस दुनिया में सबका दिल आपके जैसा होता। दोनों साथ साथ चलने लगे, लेकिन कुछ अजीब था। रामशरण काका की चप्पलों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर मोहन के कदमों की कोई आहट नहीं थी। अंधेरी रात अब और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। बारिश लगभग रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों की टहनियों से गिरती बूंदें अभी भी किसी के धीरे धीरे रोने जैसी आवाज कर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी, ऐसी ठंडक जो सीधे हड्डियों तक उतर जाए। रामशरण काका और मोहन उस सुनसान रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। काका की लाठी की थक 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 आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मोहन अब भी बिना किसी आहट के उनके साथ चल रहा था। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। सुबह होते ही हम शहर निकलेंगे और तेरी घरवाली को सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। काका, आपने मेरे दिल का बोझ आधा कर दिया, वरना आज मैं पूरी तरह टूट चुका था इस बेरहम दुनिया से। हिम्मत रखने वालों को ऊपर वाला कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस भरोसा मत खोना और अपने दिल को मजबूत रखना। दिल तो मजबूत रखने की बहुत कोशिश करता हूँ काका, लेकिन किस्मत हर बार मुझे तोड़कर चली जाती है। बिजली एक बार फिर चमकी और कुछ पल के लिए रास्ता साफ दिखाई दिया। काका ने मोहन की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला लग रहा था। तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है बेटा? और तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? सीने में दर्द है काका, सुबह से बढ़ता जा रहा है, लेकिन आदत हो गई है दर्द के साथ जीने की। नहीं बेटा, अब और दर्द सहने की जरूरत नहीं। कल सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहन कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी गहरे राज को छुपा रही हो। काका, कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवा से नहीं, सिर्फ इंसाफ से खत्म होते हैं। तू ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहा है? इंसाफ ऊपर वाला जरूर करता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। अचानक हवा का तेज झोंका आया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कहीं दूर से किसी दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। मोहन अचानक रुक गया। क्या हुआ बेटा? क्यों रुक गया अचानक? तेरा घर तो अभी थोड़ा आगे है ना? काका, मेरा घर आ गया, लेकिन मुझे सामने वाली गली में एक जरूरी काम याद आ गया है। इतनी रात को कौन सा काम बेटा? सुबह कर लेना, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ काम ऐसे होते हैं काका, जिन्हें अधूरा छोड़ देने से आत्मा तक बेचैन हो जाती है। मोहन ने सामने अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, तेरी घरवाली परेशान हो रही होगी। आप जाइए काका, मैं बस 5 मिनट में अपना अधूरा काम पूरा करके घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर मोहन धीरे धीरे उस अंधेरी गली में बढ़ने लगा। बिजली चमकी। मोहन का शरीर धुंध की तरह हल्का हल्का गायब हो रहा था। हे भगवान, ये मेरी बूढ़ी आंखों का धोखा है या सच में कुछ अनहोनी है यहाँ? रामशरण काका का गला सूख गया। उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मोहन के घर की तरफ बढ़ गए। रामशरण काका अब तेज तेज कदमों से मोहन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दिल की धड़कन हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। हवा में घुली ठंड अब डर में बदल चुकी थी और उस सुनसान रास्ते पर हर परछाई उन्हें किसी अनजाने खतरे जैसी लग रही थी। मोहन का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें,
टूटा हुआ दरवाजा और बाहर रखी आधी बनी लकड़ियां, सब कुछ उस घर की गरीबी बयां कर रहा था। बेटी, दरवाजा खोलो, मैं राम शरण हूं। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने मोहन की पत्नी खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ डर से कांप रहे थे। काका, आप इतनी रात को यहाँ, क्या कोई जरूरी बात है? बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी रास्ते में मोहन से मिला था, उसने मुझे सब कुछ बताया है। यह सुनते ही औरत का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी एक साथ उतर आई। आप किससे मिलकर आ रहे हैं काका? आपने अभी किसका नाम लिया? अरे बेटी, तेरे आदमी मोहन से। वो अभी मेरे साथ यहीं तक आया था, फिर सामने वाली गली में एक काम से गया है। औरत के हाथ से दरवाजे का सहारा छूट गया। उसकी सांस अटक गई। काका, आप क्या कह रहे हैं? मोहन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही राम शरण काका के हाथ से लाठी छूट गई। उनकी आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये झूठ है। अभी कुछ देर पहले वो मेरे साथ चल रहा था। उसने मुझसे बातें की, मदद मांगी। काका, आज सुबह ही चौधरी हरिराम के घर से लौटते वक्त रास्ते में उसे जोर का सीने का दर्द उठा और वहीं उसी रास्ते पर उसने दम तोड़ दिया। राम शरण काका की सांस जैसे रुक गई। उनके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी। कुछ काम अधूरे छोड़ देने से आत्मा बेचैन हो जाती है। हम इतने गरीब हैं काका कि अभी तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। घर में बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। राम शरण काका की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे अंदर ले चल। मैं उसे देखना चाहता हूँ। घर के अंदर मिट्टी का फर्श था। एक कोने में बुझता हुआ दिया रखा था और बीच में एक सफेद चादर पड़ी थी। नीचे मोहन की बेजान लाश पड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा कुछ देर पहले रास्ते में दिखा था, पीला, बुझा हुआ और आंखें आधी खुली हुई। हे भगवान, तो मैं किसके साथ चलकर आया हूं अभी तक? तभी अचानक बाहर जोरदार बिजली कड़की। पूरा घर एक पल के लिए चमक उठा और उसी पल घर के बाहर से लकड़ी काटने की आवाज आई। थक थक थक। हे राम, ये कैसी लीला है? क्या मोहन अपनी आखिरी उम्मीद लेकर मेरे पास आया था? ठंडी हवा फिर से चली और उसी हवा में जैसे कोई धीमी आवाज आई, इंसाफ। राम शरण काका की रूह कांप उठी। अब उन्हें समझ आ चुका था, मोहन की आत्मा अभी भी भटक रही थी और उसका अधूरा काम अभी बाकी था। श्मशान घाट में तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल अब भी मंडरा रहे थे, लेकिन बारिश थोड़ी हल्की पड़ चुकी थी। मोहन की चिता जल रही थी और उसके चारों तरफ पूरा गांव खामोशी से खड़ा था। काका, मोहन बहुत सीधा इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? सच कहूं तो मोहन की हालत देखकर दिल कांप रहा है। उसके छोटे छोटे बच्चों का चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लोगों के घर बनाए, दरवाजे बनाए, लेकिन अपने घर की किस्मत नहीं बदल पाया। मोहन की पत्नी बच्चों को सीने से लगाए जोर जोर से रो रही थी। उसकी चीखें श्मशान की खामोशी को चीर रही थीं। मोहन, हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं इन बच्चों को लेकर किसके सहारे जीऊंगी इस बेरहम दुनिया में? बेटी, आज से तू अकेली नहीं है। ये पूरा गांव तेरे साथ है और ये बच्चे अब मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। इतना सुनते ही मोहन की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। चिता की आग अचानक ऊंची उठी और धुएं के बीच सबको एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मोहन मुस्कुरा रहा हो। काका, आपने देखा? मुझे लगा जैसे मोहन हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ, जैसे वह अब शांति से जा रहा हो, क्योंकि उसका परिवार अकेला नहीं रहेगा। हाँ बेटा, उसकी आत्मा को अब सुकून मिल गया। उसका अधूरा डर अब खत्म हो गया। धीरे धीरे चिता की आग शांत होने लगी। हवा भी थम गई। आसमान में बादल हटने लगे और कई घंटों बाद पहली बार चांद की हल्की रोशनी श्मशान पर पड़ी।
रामशरण काका ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। जा बेटा, अब चैन से जा। तेरे बच्चों का बाप अब पूरा गांव बनेगा।